हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कैपिटल स्ट्रक्चर की। इसके बारे में मैंने आपको कुछ हिडन आइडिया दिया हुआ है ऑलरेडी। जब मैंने आपको डिस्कस किया था चैप्टर, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर या कैपिटल के अंदर दो तरीके के कैपिटल होते हैं। एक होता है हमारा ओन्ड कैपिटल और एक होता है मेरा ओल्ड कैपिटल, जिसे हम लोग बोरोड कैपिटल भी कहते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। ओन कैपिटल मेरा क्या होता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद होता है रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड कैपिटल के अंदर देयर आर वेरियस सोर्सेज, डिबेंचर्स, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट एंड ऑल। ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है, बैंक लोन एंड ऑल। तो वही चीजों के बारे में इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है। क्या दिया देखिए, द कंपनी कैन रेज its capital from different sources, that is own capital and borrowed capital. Okay sir, या दोनों से। The own capital consists of equity share capital, preference share capital, reserve and surplus, जिसे हम लोग retain earning कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या है। रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, यानी इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। आगे देखते हैं क्या दिया है। On the other hand, borrowed sources are debentures, loan, etc. The combination of a different sources are used in capital structure. It is nothing but the security mix. मतलब जब हमें पैसे की सख्त जरूरत है, जब कंपनी को पैसे की सख्त जरूरत है, तो कंपनी को जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कैपिटल दो तरीके से निकाल सकता है। ओन कैपिटल से भी निकाल सकता है और बोरोड कैपिटल से भी निकाल सकता है। तो हमें क्या करना है, जब ओन कैपिटल से निकालेगा तो भी वो कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाएगा, जब वो बोरोड कैपिटल से निकालेगा तो भी वो कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाएगा। अगर वो ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल दोनों से निकालता है तो भी वो कैपिटल स्ट्रक्चर ही माना जाएगा। यानी कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उसे लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, मीडियम टर्म लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, उस हिसाब से वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है। ठीक है, और जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में उसे कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े, या ऐसा कहें कि जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में उसे मैक्सिमम रिटर्न की गुंजाइश है, या ऐसा बोल सकते हैं जिसमें कम से कम उसे पे आउट करना पड़े, वो कैपिटल स्ट्रक्चर को वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। क्या दिया देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। आपको जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप क्या कीजिए, अपने सोर्सेज ऑफ फंड को एक्वायर कीजिए, यूज कीजिए। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मींस टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, ये सारी चीजों को इस्तेमाल करना, रेशियो में यूज करने को ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, आरएच व्हील का डेफिनेशन कैसा है, द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन बिजनेस एंटरप्राइजेस। यानी जब कंपनी को लंबे समय के लिए पैसे की सख्त जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे जो हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर फिक्स एंड बोरोड कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के सारे नेचर्स के इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जॉन हैम्पटन का क्या डेफिनेशन है देखिए, a firm's capital structure in relation between the debt and equity security that makes up the firm's financing for its assets। यानी जब कंपनी को लगता है कि, जब कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी उसको किसी भी तरीके के एसेट को अक्वायर करने के लिए, किसी भी एसेट्स पे फिनेंस लगाने के लिए उसे फंड की जरूरत है, और जब उस फंड में वो डेब्ट एंड इक्विटी दोनों का सहारा लेता है तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने वही चीजें एक्सप्लेन की है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ओन फंड भी आता है, बोरोड फंड भी आता है। ओन फंड के अंदर शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों, फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस, वेयर एज जिसमें बोरोड फंड के अंदर डिबेंचर्स आते हैं, बैंक लोन आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी जिन पैसों पर हमें डिविडेंड देना पड़े वो शेयर कैपिटल कहलाता है, और जिन चीजों पर हमें इंटरेस्ट देना पड़े वो हमारा डेब्ट कैपिटल कहलाता है। कौन सा कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, जिसको हम लोग बोरोड कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे, बोरोड कैपिटल। अंडरस्टूड। नाउ एडिशन टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल। पहला कि हमें डिसाइड करना कि हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, क्योंकि अगर मैंने कर्जा ज्यादा ले लिया, अगर मैंने डेब्ट
डेप्ट ज्यादा ले लिया और मेरे पास इक्विटी कम है, यानी मेरे ओनर्स की लायबिलिटी कम है, तो इसका मतलब है मेरे को इंसॉल्वेंसी आ सकती है। इंसॉल्वेंसी यानी अगर मैं उनको टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दे पाया तो वो अपना इंटरेस्ट वसूल करने के लिए कंपनी के असेट्स बेच सकते हैं। तो मुझे मेक श्योर रखना है कि अगर मेरे पास इक्विटी में 1 रुपया देना है तो मेरे ऊपर कर्जा 2 रुपया, ताकि मैं उन्हें 1 रुपया देकर उन्हें बाकी के 1 रुपए के लिए सेटिस्फाइड कर सकूं या बाकी के 1 रुपए के लिए कुछ मोहलत ले सकूं। लेकिन अगर मेरा कर्जा बहुत ज्यादा, इक्विटी मेरा बहुत ही कम है, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या तो मुझे कोशिश करनी कि मेरा जो डेप्ट और इक्विटी है उसका रेशियो में क्या करूं, बैलेंस रखूं, ताकि मेरे ऊपर यानी जब भी डेब्ट को पैसा देने की जरूरत आए तो मैं अपने इक्विटी के शेयर्स या मैं अपने एसेट्स को बेच वगैरह के उनको सेटअप करूं, ताकि मेरी बिजनेस वापस से मैं रीस्ट्रक्चर कर सकूं। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, उसमें क्या बात कर रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस विद एडिक्वेट इक्विटी कुशन टू अब्सॉर्ब द शॉक्स ऑफ द बिजनेस साइकिल्स एंड अफोर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी हो सके तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप इक्विटी का दारोमदार रखिए, क्योंकि जब आप इक्विटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है। जो इक्विटी है वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है, और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल में जब इक्विटी शेयर होल्डर आ जाता है तो उसे हम लोग टाइम टू टाइम क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, फ्री में शेयर्स देते हैं जिसे हम लोग बोनस शेयर वगैरह कहते हैं, तो उससे वो सेटिस्फाइड रहता है और लंबे समय के लिए हमारी कंपनी के साथ वो जुड़ना पसंद करता है। तो हम चाहे तो उससे बार बार पैसे भी ले सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। और अगर किसी साल हमने उनको डिविडेंड नहीं भी दिया तो वो बुरा मानने वाले नहीं है। यानी 5 साल में आपने 4 साल डिविडेंड दिया और 1 साल उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, तो इसका मतलब वो पैसा नहीं निकालेंगे। वो उनको समझ में आएगा कि हाँ कंपनी में फिलहाल कोई क्राइसिस होगा इस वजह से, लेकिन उनको भरोसा रहता है। तो हमें क्या ट्राई करना है कि बिजनेस साइकिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा किसका हो, प्रेशर इक्विटी का क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो जिन चीजों के बारे में हमने पढ़ाई की वही सारी चीजें अब यहाँ पर कंपोनेंट में हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो भी कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो बैलेंस शीट का हिस्सा होगा। यस माय डियर फ्रेंड, बैलेंस शीट का हिस्सा होगा। आप कॉमर्स के स्टूडेंट और आपको बैलेंस शीट नहीं पता तो उसका मतलब आप थोड़ा सा गड़बड़ है। तो बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट आपकी पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वाली बैलेंस शीट नहीं है। ये बैलेंस शीट है कंपनी बैलेंस शीट। वो भी यहां पर जो दिया गया वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है, एक्चुअल में ऐसा फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, बैलेंस शीट फॉर्मेट दिया है लेकिन ये बैलेंस शीट फॉर्मेट, यहां पर जितनी भी चीजों की हम बात करें, जितने भी कंपोनेंट की बात करेंगे, सारे के सारे कंपोनेंट लायबिलिटी है हमारी। क्या हमें लायबिलिटी है, क्योंकि हमें क्या प्रोवाइड करे, कैपिटल प्रोवाइड करे। जैसे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कैपिटल लायबिलिटी में आता था, उसी तरीके से ये जितनी भी चीजें हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें हमारी कहां आएगी, लायबिलिटी में आएगी। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, बात करते हैं पहला कैपिटल स्ट्रक्चर की। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर हमें दिया इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या दिया बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी का सबसे बेसिक और सबसे मेन कैपिटल स्ट्रक्चर अगर कोई होगा या कैपिटल सोर्स होगा तो वो पहला कैपिटल सोर्स होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स जब इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जब इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं तो उनको क्या मिलता है बदले में, उनको बदले में मिलता है डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी का प्रॉफिट होने के बाद ये प्रॉफिट बटेगा। पहला जाता है टैक्स, इस प्रॉफिट में से सबसे पहला हिस्सा जाता है हमारा टैक्स, या हम ऐसा कह सकते हैं, इसको और मैं सिंप्लीफाई करूं तो इस प्रॉफिट में से सबसे पहला हिस्सा जाता है डिबेंचर इंटरेस्ट। अब ये डिबेंचर इंटरेस्ट को अगर मैं और आपके लिए सरल करूं तो जितने भी हमारे कर्जदार है, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स है, उनको हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसके अंदर बैंक लोन आ गया, डिबेंचर्स आ गए, पब्लिक डिपॉजिट्स आ गए, उनको हिस्सा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है टैक्स का नंबर, यानी गवर्नमेंट को हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद थर्ड, उनके बाद अगर प्रॉफिट बच गया तो प्रॉफिट बचने के बाद हम सबसे पहले देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट में हिस्सा, और अगर उनसे कुछ प्रॉफिट बच जाए तो उसके बाद सबसे आखिरी नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है,
अगर कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी बंद होने के कगार पर है, कभी भी पहला हिस्सा मिलेगा क्रेडिटर को, दूसरा हिस्सा मिलेगा प्रेफरेंस को, तीसरा मिलेगा इक्विटी को। और कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग टैक्सेस रहेंगे वो सारी टैक्सेस उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये प्रायोरिटी, ये चेन होता है, ये फॉलो अप होता है, इस तरीके से आपको देना है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि उसे टाइमली डिविडेंड भी मिलता है और टाइम पर, यानी जब पैसा रिटर्न करने का टाइम आएगा, जब रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात आएगी तो उससे सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, बाद में इक्विटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पहले मिलेगा, इक्विटी को उसके बाद डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न ऑन कैपिटल भी पहले मिलेगा, इनको रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सबसे बाद में मिलेगा, सबसे आखिरी में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब फायदा क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको जो डिविडेंड हम देते हैं वो फिक्स रेट होता है, और फिक्स रेट के साथ साथ हम उनको जो डिविडेंड देते हैं वो रेगुलर डिविडेंड देते हैं, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फिक्स रेट एट रेगुलर इंटरवल, यानी टाइम टू टाइम उनको पैसा देते हैं, हम टाइम टू टाइम उनको पैसा देते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अलावा जब इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी को जो डिविडेंड मिलता है उसका रेट फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी अगर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो उससे कंपनी को इक्विटी को डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। सिंपल। यानी ये दोनों पॉइंट को मैं समराइज करूं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या फर्क है? ठीक है, इसका एक डिस्टिंग्विश आपको सेकंड चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहां पर सिंप्लीफाई करके देने की कोशिश करूंगा। इक्विटी और प्रेफरेंस में अगर आप मुझे पहले डिस्टिंग्विश करने बोलेंगे तो पहला डिस्टिंग्विश करूंगा कि इनको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, डिविडेंड भी इनको पहले मिलेगा, उसके बाद डिविडेंड में सेकेंड प्रायोरिटी इक्विटी को मिलेगा। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात होगी तो भी फर्स्ट प्रायोरिटी इनको मिलेगी, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में सेकेंड नंबर पे इनका नंबर आएगा। लेकिन इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स्ड होगा, और इनका जो डिविडेंड होगा वो फ्लक्चुएटिंग होगा। ठीक है, यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट को कम हुआ तो डिविडेंड भी कम होगा, कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस में ऐसा नहीं होता, प्रेफरेंस को रेगुलर इंटरवल पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड पार्ट, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है हमने जो प्रॉफिट कमाया है उसका एक हिस्सा साइड में निकाल कर रखना। कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका एक हिस्सा साइड में निकाल के रखना। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है रिटेन्ड प्रॉफिट। ठीक है, रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हैं। अगर कंपनी ने जो भी पैसा कमाया, जो भी प्रॉफिट कमाया, उसमें से एक हिस्सा वो अपने फ्यूचर के लिए रखती है। क्यों रखती है? ताकि फ्यूचर में अगर कंपनी में कभी भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसे फिनांस कर सके, इसीलिए। तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ फिनेंसिंग होता है। अरे क्या जरूरत है, अगर कंपनी में पैसा है, कंपनी अगर 100 रुपया कमा रही है और कंपनी अगर 100 रुपया कमा रही है तो उस 100 रुपए में से, ठीक है, अगर हम लोग अगर ऐसा कहे कि आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा कि अगर आपके पापा 100 रुपया कमा रहे हैं और आपके पढ़ाई पर सब कुछ खर्चा करना है, लेकिन मम्मी क्या करती है, उसमें से एटलीस्ट 10 रुपया तो आपके फ्यूचर के लिए बचाने की कोशिश करती है। तो ये 10 रुपया जब फ्यूचर में काम आएगा ना तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। इसी को बोलते हैं प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी साइड में निकाल कर रखना फ्यूचर के लिए काम पे, ताकि कभी जरूरत नहीं कि हमेशा कंपनी लोगों के पास ही पैसा मांगे। ठीक है, तो यहां पर 3 सोर्स की बात कर ली हमने। पहली बात की इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिटेन अर्निंग, ये तीनों के तीनों हमारे जो है वो ओन्ड कैपिटल है। कौन से कैपिटल है? ओन। इक्विटी से भी ओन कैपिटल मिलता है, रिटेन अर्निंग से भी ओन कैपिटल मिलता है। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। ना बेटा बात करते हैं बोरोड कैपिटल की। बोरोड कैपिटल मतलब लोगों से पैसा लेना है। ठीक है, लेकिन उनको बदले में हम क्या देंगे? उनको हम बदले में देंगे इंटरेस्ट, वो भी फिक्स्ड परसेंटेज पर। ठीक है, जैसे उसके अलग अलग टाइप है, पैसा लेने के अलग अलग प्रकार है। पहला प्रकार है डिबेंचर। कंपनी क्या करती है,
कंपनी लोन रेज करने के लिए एक एक्नॉलेजमेंट लिख कर देती है, जिस पर उसे क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। किसे पे करना होता है, इन्वेस्टर को। किसे पे करना होता है, इन्वेस्टर को। और इस इन्वेस्टर को नाम देते हैं डिबेंचर होल्डर। यानी एक मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस ने कहा कि सर आप 10,000 रुपया अगर बैंक में एज एफडी के तौर पे रखोगे तो बैंक आपको 6% एफडी देगी। बोला हाँ सर बरोबर, आप हमारी कंपनी में डिबेंचर खरीद लीजिए। क्या खरीद लीजिए, डिबेंचर खरीद लीजिए। मतलब क्या फायदा है सर, हम आपको 10% देंगे। मतलब वाह, 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब 4% एक्स्ट्रा मिल रहा है। दोनों में मैं लॉकिंग पीरियड तो है ही, मैं वो लॉकिंग पीरियड के पहले पैसा तो निकाल नहीं सकता। अगर निकालूंगा तो मुझे कुछ पैसे कट कर मिलेंगे या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये कंडीशन दोनों में है। तो मैंने बोला ठीक है, डिबेंचर में पैसा लगाते। तो डिबेंचर, तो जब मैं कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट पॉइंट है टर्म लोन। क्या है नाम, टर्म लोन। देखिए क्या बोला है, टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। टर्म लोन मतलब बैंक लोन जैसा हम लोग बोल सकते हैं। बैंक ने दिया तो बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया तो टर्म लोन। इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इस पर भी हमें क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। बदले में हमें मॉर्गेज भी रखना पड़ सकता है। मॉर्गेज मतलब गिरवी, गिरवी भी रखना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हमने जो चीजें एक्सप्लेन की वही सारी चीजें आपको देखे बैलेंस शीट में भी एक्सप्लेन करके देने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर कंपनी की लायबिलिटीज दी गई है, ठीक है। ये कंपनी की लायबिलिटीज है और ये कंपनी की क्या है, एसेट्स है। ये आपका एक्चुअली ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट है। लेकिन इस ट्रेडिशनल फॉर्मेट की मदद से आपको बैलेंस शीट एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर पहला आपको इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा रिजर्व एंड सरप्लस और ये लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी के अंदर डिबेंचर आता है। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे वर्किंग कैपिटल की, तो करंट लायबिलिटी के अंदर सेंट्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होती है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसे हम 1 साल के अंदर पे करना होता है। 1 ईयर लायबिलिटी बोल सकते हैं हम लोग, 1 साल की लायबिलिटी बोल सकते हैं कि हमें पे करना ही है। फिक्स एसेट की बात करते हैं, फिक्स एसेट लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए होता है। करंट एसेट यानी ऐसा एसेट जिससे 1 साल के अंदर पैसा आने वाला है, जिसको हम लोग 1 ईयर एसेट बोल सकते हैं। 1 साल के अंदर ही डेटर्स का पैसा भी 1 साल में आ जाएगा, इन्वेंट्री का पैसा भी आ जाएगा, कैश इन एंड कैश आउट बैंक तो लिक्विड में ही होता है। तो इसका मतलब जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड डिबेंचर का हिस्सा आएगा, बैंक लोन वगैरह। ये फिक्स कैपिटल हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट, करंट एसेट और ये मेरी करंट लायबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। यानी आज हमने क्या चीजें देखी, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या चीजें देखी। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, आज ये पूरा चैप्टर के अंदर हमारा जो जो चीज हम देखी थी वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, ओन कैपिटल पढ़ा और बोरोड कैपिटल पढ़ा, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड, ओन कैपिटल के अंदर इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। बोरोड के अंदर सिर्फ आपको डिबेंचर दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्विटी देखिए कितना दिया है, 1 लाख, 5 लाख, 50 एंड 1 लाख। तो 1 लाख प्लस 5 lakhs प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, ठीक है। टोटल कितना होगा, 5 + 1 6 7, तो 7,50,000 आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर ये सारी चीजें मैंने बता दी। दूसरा आपको हमने डिस्कस किया था वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे बताया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो बेटा करंट एसेट हमारे पास दिख रहा है, ये सारी करंट एसेट है। तो 1 5 10 40, तो 50 60 1 लाख 2 लाख, तो 2 लाख मेरा करंट एसेट हो गया, माइनस व्हाट इज माय करंट लायबिलिटी, देखिए 50 एंड 20, तो 50,000 इज माय 30 + 20, तो 50,000। तो इसका मतलब टोटल 1,50,000 हो गया मेरा वर्किंग कैपिटल।
तो सर फिक्स्ड कैपिटल क्या हो गया? तो बेटा फिक्स कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, तो टोटल कितना होगा? 6,50,000, सॉरी 6 लाख। 4 + 2 कितना होता है? 6 लाख हो गया। ठीक है, ये जितनी चीजें हमने आज पढ़ी वो सारी चीजें हमने चैप्टर में डिस्कस की थी। कैपिटल स्ट्रक्चर भी, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल भी। अंडरस्टूड? ये सारी चीजें अकाउंटेंसी में आती है, इसीलिए कोई डिफिकल्टी? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक तो में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर आप बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।